कल के आगे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नेपोलियनिक कोड आया, सिविल कोड के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा ये जानेंगे कि कैसे नेपोलियन आया और लोगों के बीच में एक आशा जगी कि मोनार्की खत्म हो रहा है और डेमोक्रेटिक आ रहा है। लेकिन नेपोलियन का जो आना था, लोगों ने एक ख्वाब देखा और जो ख्वाब देखा वो सच नहीं हुआ। नेपोलियन फिर से डेमोक्रेटिक ख़त्म करके मोनार्की लाकर लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि हम आपके साथ हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर नेपोलियन का कोड, जो नेपोलियन का समय रहता है, वो ख़त्म होता है। फिर कह रहा है कि पेज नंबर 7 में आप जाएंगे और देखिए, businessmen and small scale producers of goods in particular began to release that uniform laws, standardized weight and measures and common national currency would facilitate the movement and exchange of good and capital from one region to another। कह रहा है यहाँ पर जो बिजनेसमैन थे और छोटे लघु उद्योगकर्ता थे, वो चाह रहे थे कि क्या, कि जो चीज़ें बनाई जाएं और दैट यूनिफॉर्म लॉज, यानी कि जो वेशभूषा वाला लॉ था उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। और फिर उसके बाद कह रहा था कि एक स्टैंडर्डाइज, यानी कि एक विशेष तरह का स्पेशल क्या बनाया जाए, स्टैंडर्ड वेट एंड मीजर, यानी कि नाप तोल कर और मीजर करके, यानी कि माप करके, मेजर करके और नाप तोल करके चीज़ों को किया जाए। और नेशनल, एक करेंसी जो है सबकी अपनी अपनी, जैसे मोनार्की था, राजतंत्र था, तो करेंसी लुई के नाम से चलती थी। लेकिन वो कह रहे हैं, सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि करेंसी फिक्स की जाए कि ये करेंसी आज से यूरोप में चलेगी। और क्या कह रहे थे, एक क्रांति आवे, मूवमेंट आवे कि अपने कंट्री से हम सामान बनाकर दूसरे कंट्री में भी बेच सकें, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकें, ताकि बाहर से भी हमारा पैसा जो आए हम आगे बढ़ सकें। फिर कह रहा है, however in the areas conquered the of the local population to French rule were mixed. In theory, in many places such as the Holland and Switzerland and as well and in certain cities like business। कह रहा है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री यानी कि जा सकें और इसकी पूरी स्वतंत्रता दी जाए। फ्रेंच रूल, यानी कि फ्रांस के कानून में ये भी रखा जाए और कहा जाए कि हम एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी मैनी मोर, बहुत अधिक से अधिक कंट्री में हम लोग अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कर सकें। जैसे हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और भी कंट्रियां हैं जहां पर जा सकें। फिर कह रहा है, मेंस, मिलान एंड वर्सा, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned to hostility. Became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। कह रहा है कि मिलान और वर्सा जैसे फ्रेंच आर्मी, यानी कि फ्रांसीसी जो सैनिक थे, उनको वेलकम एज हर्बिंगर्स लिबर्टी, यानी कि सबको समान रूप से देखा जाए। और but initial enthusiasm soon turned to hostility. It became clear that new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom। यानी कि राजनीति के हाथ से हाथ, यानी कि देखा जाए तो राजनीति में देखा जाता है एक पक्ष विपक्ष का होता है, अपनी अपनी बात को मनवाता और ब्लेम करता है। तो इस तरीके से नहीं कह रहा था, कह रहा था कि पूरे तरीके से क्या किया जाए, हैंड टू हैंड राजनीति, यानी हाथ हाथ में देकर राजनीति ना करें, बल्कि क्या किया जाए, पूरी तरीके से उसको एक हिस्सा बना दिया जाए, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, पोस्ट कॉन्स्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कन्क्वेयर द रेस्ट ऑफ यूरोप। कह रहा इंक्रीज, जो टैक्सेशन में बढ़ोतरी हो रही थी, कर में बढ़ोतरी हो रही थी, सेंसरशिप, आप देखते हो सेंसरशिप एक क्या कहते हैं, प्राप्त होता है, मानक प्रदान किया जाता है। पोस्ट कंस्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कन्क्वेयर द रेस्ट, और एक बनाया जाए
यूरोप, जिसमें जब आर्मी युद्ध करके आती है, सैनिक युद्ध करके आते हैं तो उनको कुछ दिनों के लिए रेस्ट दिया जाए, है ना। उसके बाद कह रहा पूरे यूरोप में आर सीन टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और कह रहा है इस तरीके से पूरा एडवांटेज मिलना चाहिए, पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन सत्ता में परिवर्तन आना चाहिए। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अब राष्ट्रवाद का बनना कहाँ, यूरोप में। तो दूसरा है द मेकिंग, अब दूसरे उसमें चलते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप। अब आते हैं कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का बनना शुरू हुआ। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, अगर आप मैप में देखते हो, मैप को देखते हो, मध्य 18वीं शताब्दी का यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। जैसा कि आज आप जानते हो क्या कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रियां हैं, इस तरीके से पहले अलग अलग स्टेट और अलग अलग कंट्रियां नहीं थी। आप देखोगे उठा के तो आज आप पूरे यूरोप में देखते हो, कहीं क्या कहते हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, मिला सब मतलब अलग अलग कंट्रियां हैं और अलग अलग कंट्रियों के अंदर अलग अलग स्टेट हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। दैट व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, क्या हम जानते हैं आज के जर्मनी को, इटली एंड स्विट्जरलैंड को, वर डिवाइड इनटू किंगडम, जो बटे हुए थे, क्या बांट दिए गए, किसमें, किंगडम यानी साम्राज्य में। डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमियस टेरिटरीज, और डचीज और कैंटन्स क्या थे, डच और कैंटन्स क्या थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस टेरिटरीज में यानी केंद्र शासित थे, केंद्र के यानी पूरे यूरोप के अंडर में ये सारे थे, और क्या था, इस पे शासन करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप और अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, यानी अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, लेकिन किसके अंतर्गत रहते थे, मोनार्की के अंतर्गत, यानी कि राजतंत्र के अंतर्गत ये रहते थे। तो इतना बेटा आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको कल पढ़ाएंगे, और देखिएगा जो समझ में नहीं आएगा उसको बार बार आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच।